कैसे हो दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये उस वक्त की बात जब मेरी उम्र 22 साल थी और मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मियों का मौसम था और वैकेशन भी शुरू हो चुका था। इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी मुझे पूरे घर की सफाई करना पड़ा। बाद में अपने बिस्तर पर जाकर आराम कर रही थी। मेरा बदन थकान से चूर चूर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने कमरे जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करने की कोशिश कर रही थी और अपने दोनों हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। मेरी ये हालत देखकर मेरा भाई समीर कमरे में आया। कहने लगा। क्या हुआ दीदी? तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, नहीं भाई, ये क्या मम्मी का है। सारा घर का काम मेरे ऊपर पर डालकर चली जाती है। गर्मी की छुट्टियां क्या मिली, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से घर की नौकरानी भी छुट्टी पर है। ये मेरे बस की बात नहीं। यह घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा। मेरी प्यारी दीदी, कोई बात नहीं। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ। उसे पियोगी तो आराम मिल जाएगा। समीर की ये बात सुनकर मैंने मुस्कुराई और मैंने कहा, भाई तुम बस खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। वो ऑर्डर का खाना लेकर मेरे कमरे मैं आया। मुझे ये देख कर उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा दिया और लेट गई। समीर कहने लगा। चलो, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था। दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें बंद करके सोने लगी और गहरी नींद में सो गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख मम्मी की आवाज पर खुली। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सिर पूरी तरह से भारी हो गया था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे समय का ख्याल ही ना हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना होता तो यकीनन मैं गिर जाती। मैं फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मुझे देखकर समीर खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा। कि मम्मी शीतल दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अरे, अगर नौकरानी नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लें। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसका चेहरा भी मुरझा गया। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही एक ही जगह जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना पॉसिबल नहीं था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ ज्यादा था। इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और समीर कॉलेज जाते थे। मगर अभी गर्मी की वजह से वेकेशन था, इसलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से समीर मेरे साथ कुछ ज्यादा ही केयर करने लगा था। जब से मुझे गर्मियों छुट्टियां मिली थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता था। मैं उसे मना करती, मगर वह नहीं मानता। कहता कि नहीं, तुम बहुत थक चुकी हो, इतना काम करती हो। मेरा ये हक है कि मैं तुम्हें आराम पहुंचे। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मगर एक रात जो कुछ हुआ, उससे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि समीर कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। धीरे से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं गहरी नींद सो रही थी, मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। बस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती हूँ।
फिर खुद कैसे खुल सकता था? मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर आकर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे चलने की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा, तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाजा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो अब हो रहा था। मुझे पानी की प्यास लगी, तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त समीर भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा। क्या बात है दीदी, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं भाई, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा। मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं। मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया लेकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहला रहा हो, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं आराम से सो गई। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा व्यवहार बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। अच्छा था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कफनी भी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था। जाने क्या वजह थी, मैंने समीर पूछा तो उसने कहा। मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो समीर तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा। शीतल दीदी, आप अपनी बालों को ले आइए, मैं आपके सिर में तेल मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों को अपने हाथों लेकर मालिश करने लगा। वो बोला। आप नखरे मत किया करें। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ। आपको बहुत मजा आएगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। समीर मुझसे 4 साल छोटा है, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता। आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपको प्यार करता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला। यह बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी, मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। फिलहाल तो मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द टूट रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया, वह पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दी हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे। चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम में गई और फ्रेश हुई।
अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं, बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे धीरे धीरे बातें करने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और मेरे भाई समीर अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह आदमी हॉल से निकला। उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मैं टेंशन में आ गई। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। समीर मुझे देखकर कहने लगा। शीतल आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा। आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं हैरान थी कि उसने यह पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह डर गया। कहने लगा। यह पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। शीतल, वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब समीर अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा लिया और फिर समीर को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो, इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। समीर कहने लगा। ये मेरा भी घर है। जब आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला। खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी? मुझे समीर का ऐसा रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे ऊपर नीचे घूरकर देख रहे थे। वे सभी समीर की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कि मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। और मन में मुस्कुरा रहे थे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं समीर पर गुस्से फट पड़ी कि अगर दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर न आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा। इतना गुस्सा कहाँ से आता है? समीर बोला। वे दोबारा नहीं, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बतावगी। कैसा लड़का था! यह कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। फिलहाल मैंने सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे समीर की हरकतें कुछ सही नहीं लगती, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई, तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने आंखें खोली तो समीर मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही वक्त नहीं है। खैर, मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। समीर के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में धीरे धीरे बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस समीर की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा।
मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और समीर के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल बदल चुकी थी। दिन ब दिन भी समीर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या तकलीफ है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो भी नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? समीर मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। समीर, मेरा सौतेला भाई, जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, समीर फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, ना सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर मेरे कमरे में अपने बिगड़े हुए दोस्तों को लाता था, जो मेरे साथ बारी बारी एक एक करके सारी रात गलत काम करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे समीर को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर समीर का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो? इसे मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने समीर को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। समीर ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थीं। इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अबोसन तो करवा दिया, मगर समीर ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने लिए धन्यवाद।